ये मैडम सोलिता अब कौन सा नया खेल खेलना चाहती है? बहरहाल मैं जो खेल खेल रहा था उसमें भी ऐसी दिलचस्पियां होना ही थी। चुनाचे मैंने हमदर्दी के आसार चेहरे पर पैदा करके कहा, सोलिता, जैसा कि तुम जानती हो मैं न तो कोई जराइम पेश आदमी हूँ और न ही मेरे जहन पर ये भूत सवार है कि मैं फार्मूला फरोख्त करके दौलतमंद आदमी बन जाऊं। बस वो लोग जो मेरे जरिए अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं मुझे इस मोड़ पर ले आए हैं, वरना शायद मैं तो ये हिम्मत कभी भी ना कर सकता। ड्रोनिका अपने तौर पर जो कुछ कर रही है मैं उससे भी गाफिल नहीं हूँ, और अब से कबल मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ड्रोनिका को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करूं। लेकिन ऐसी सूरत में जब हर तरफ लोग अपने ही मफाद को पेश नजर रख कर सोच रहे हों, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश है कि अपने तौर पर अपनी जिंदगी के लिए कुछ करूं। इसका कोई जरिया अब तक मेरे हाथ नहीं आया था, लेकिन अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है तो मैं भी इस मौके से फायदा उठाने का ख्वाहिशमंद हूँ, और इसीलिए मैंने मिस्टर स्मिथ की पेशकश कबूल की थी। सोलिता ने कहा, लेकिन अगर स्मिथ तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हुआ तो? मैंने कहा, ये बात तो तुमने बताई है। मैं तो तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं जराइम पेशा लोगों की शनाख्त नहीं रखता, बल्कि तुम्हारी इस बात ने मुझे खौफजदा कर दिया है। वो बोली, ओ डियर हार्बिन, मैं अपनी जिंदगी का एक आखिरी जुआ खेलना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ इस बात का यकीन दिला दो कि अगर हम अपनी कोशिशों में कामयाब हो गए तो क्या तुम मुझे अपने कदमों में जगह दे सकोगे? मैंने कहा, सच बात तो ये है मिस सोलिता कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। एक और लड़की है जो अपने तौर पर मुझे चाहती है, लेकिन मैं कभी उसकी पजीराई नहीं कर सका क्योंकि वो मेरे दिल के दरवाजों को नहीं खोल सकी थी। वो बोली, तुम डैनी ब्राउनसन की बात कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, क्या तुम उसे जानती हो? बोली, तुम्हारे बारे में जो छानबीन की गई है उसमें डैनी ब्राउनसन का नाम भी आता है, लेकिन शायद तुम्हारे इल्म में ये बात न हो कि डैनी ब्राउनसन एक खतरनाक आदमी कैरेट के साथ मिलकर वही खेल खेल रही है जो दूसरे खेल रहे हैं। कैरेट डैनी ब्राउनसन के जरिए तुम्हें फांसना चाहता है और मुसलसल तुम्हारी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्याल में ये शख्स अपने आप को तुम्हारे दोस्त की हैसियत से भी मुतारिफ करवा चुका है। बहरहाल ये सारा खेल दौलत का है, लेकिन हार्बिन, मैं सिर्फ दौलत नहीं चाहती बल्कि तुम्हारी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तुम्हारे जरिए अपनी जिंदगी को एक मकसद भी देना चाहती हूँ। इस राज की जो कीमत तुम्हें मिलेगी वो इतनी होगी कि तुम और तुम्हारी कई नस्लें आराम से जिंदगी बसर कर सकेंगी। इस जिंदगी में एक छोटा सा मकाम मुझे भी दे देना, बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती। मैंने कहा, मगर मैं तुम्हारा मकसद नहीं समझ सका सोलिता। सोलिता पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगी। उसके चेहरे से कशमकश का इजहार हो रहा था। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मैं उन लोगों से खुश नहीं हूँ। उनके साथ जो वक्त गुजार रही हूँ वो मजबूरी है, और ये बात भी जानती हूँ कि वो भी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं एक ऐसी शख्सियत से तुम्हारा तारुफ करवा सकती हूँ जो न सिर्फ इस राज के लिए मुनासिब तरीन बल्कि राज की कीमत और उसकी अदायगी के लिए भी बेहतरीन है। मैं मुतजस्सिस निगाहों से उसे देखने लगा। उसकी शख्सियत अब मेरी समझ में आ रही थी। मैंने आहिस्ते से कहा, वो कौन है? वो बोली, मिस्टर डॉन वॉन्टेग, एक बड़े मुल्क के एजेंट हैं। मेरा उनसे राब्ता है और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि हमारे लिए उनसे बेहतर आदमी और कोई नहीं होगा। मैंने कहा, लेकिन ये लोग? वो बोली, हम इन्हें डबल क्रॉस करेंगे। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि ये जगह तुम्हारे लिए एक कैद खाना है। अगर तुम इतनी आसानी से इनकी दोस्ती कबूल न कर लेते तो वो मकान ही तुम्हारे लिए अकूबत खाना बन जाता जहाँ तुमने स्मिथ से मुलाकात की थी। स्मिथ एक भेड़ नुमा भेड़िया है। जरा सी देर में वो भेड़ की खाल उतार कर सामने आ जाता और तुम हैरान रह जाते। लेकिन तुम शरीफ इंसान हो, तुम उन लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए और उसे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान हो गया। इस इमारत के गिर्द उसके आदमी बिखरे हुए हैं। उसने मुझे हुक्म दिया है कि मैं पूरी तरह तुम्हें अपने जाल में फांस कर रखूं। खा इसके लिए। सोलिता खामोश हो गई। मैंने कहा, मिस्टर टग से तुम्हारा राब्ता है सोलिता? वो बोली, हाँ, पूरी तरह। मैंने कहा, तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? वो बोली, अगर तुम आमादा हो तो मैं मिस्टर टग को इत्तला दूं और उन्हें तमाम सूरत हाल बता दूं। उसके बाद वो जो भी फैसला करें। मैंने कहा, क्या उनसे राब्ता कायम करना आसान है? सोलिता ने कहा, हाँ, इसका मुकम्मल इंतजाम है मेरे पास। फिर उसने अपने पर्स से लिपस्टिक निकाली और उसका ढक्कन 3 बार मखसूस अंदाज में घुमाकर उसे चेहरे के करीब कर लिया। हेलो हेलो 998 हेलो। एक बारीक सी आवाज उभरी, 98। वो बोली, मिस्टर टग प्लीज। आवाज ने कहा, 1 मिनट। और चंद लम्हात के बाद फिर आवाज उभरी, टग। उसने कहा, सोलिता बोल रही हूँ जनाब। आवाज आई, कहो सोलिता, कोई अहम खबर है? वो बोली, मिस्टर लुइस हार्बिन दस्तयाब हो गए हैं और इस वक्त वो मेरे पास मौजूद हैं। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या? आवाज बारीक होने के बावजूद उसमें छुपी हुई हैरत महसूस की जा सकती थी। बोली, जी हाँ, मिस्टर स्मिथ ने उनसे कारोबारी गुफ्तगू कर ली है और अब हम ट्रंक स्क्वायर के बंगला नंबर 7 में हैं।
तफसीली गुफ्तगू बिलमुशाफा ही हो सकती है। उस इमारत के गिर्द बेशुमार मुसल्लह अफराद फैले हुए हैं जो हम लोगों की निगरानी पर मामूर हैं। यहाँ से हमारा निकल आना मुनासिब है, वरना हालात कोई दूसरा रुख भी इख्तियार कर सकते हैं। टग की आवाज आई। मैं समझ रहा हूँ। क्या मिस्टर हार्बिन हमसे ताउन के लिए तैयार हैं? वो बोली, जी हाँ, खुशबख्ती से हमें ये फौकियत हासिल हो गई है। दूसरी तरफ से कहा गया, तब इंतजार करो सोलिता, मैं इंतजामात करता हूँ। वो बोली, हमारे लिए कोई हिदायत? टग ने कहा, तैयार रहो, हमारे काम की इब्तिदा होते ही तुम्हें यहाँ से निकलना है। सोलिता ने कहा, ओके सर, और दूसरी तरफ से आवाज बंद हो गई। सोलिता लिपस्टिक अपनी जगह रख कर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने मुताज्जिब लहजे में कहा, मिस्टर स्मिथ को इस बारे में कुछ नहीं मालूम? ताज्जुब है। तकरीबन 2 घंटे इंतजार करना पड़ा और उसके बाद दफतन हंगामा शुरू हो गया। पै दर पै धमाकों से फजा गूंज उठी। सोलिता ने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन उसी वक्त स्मिथ के मुसल्ला सिपाही अंदर आ गए। बोले, ओ मिस सोलिता, चंद मुसल्ला अफराद ने हमला किया है, उनकी तादाद काफी मालूम होती है। सोलिता गुर्राई, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुकाबला करो। और वो बौखलाए हुए बाहर निकल गए। सोलिता ने मेरी तरफ देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। दफतन हमारे करीब ही दस्ती बम का धमाका हुआ और उसके साथ ही सोलिता की चीख उभरी। उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया था। फिर चंद गोलियां मेरे बिल्कुल नजदीक से गुजरी। अपनी जान बचाने का मसला पैदा हो गया था, इसलिए मुझे सोलिता का हाथ छोड़ना पड़ा और मैं बेतहाशा दौड़ने लगा। 5 फुट ऊंची अहाते की दीवार को फलांगना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं उसे उबूर करके तारीकी में दौड़ता चला गया। ये एक मुख्तसर सा मैदान था जिसके दूसरे सिरे पर मकानात बिखरे हुए थे। मैं बर्क रफ्तारी से मैदान उबूर करके मकानों के सिलसिले के नजदीक पहुंच गया और फिर उन मकानों की आड़ लेता हुआ वहां से दूर निकल आया। काफी दूर पहुंचकर एक सड़क मिली और मैंने एक टैक्सी को इशारे से रोक लिया। सूरत हाल अजीब हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। दफतन एक ख्याल जहन में आया और मैंने टैक्सी ड्राइवर को एक पता बता दिया। ये डैनी ब्राउनसन की रिहाइशगाह का पता था और थोड़ी देर के बाद मैं डैनी के फ्लैट के दरवाजे की बेल बजा रहा था। दरवाजा डैनी ने ही खोला था। मुझे देखकर वो सकते में रह गई। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। मैंने कहा, क्या मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं है डैनी? और वो जल्दी से दरवाजे के पास से हट गई। क्या बात है डैनी, क्या मेरी आमद गैर मुतवक्के है? वो बोली, तुम कहां से आ रहे हो? चले क्यों गए थे? झूठ क्यों बोला था मुझसे? अपने आप को तस्लीम क्यों नहीं कर रहे थे? तुम्हें मालूम है मुझ पर क्या बीती? वो बड़े जज्बाती अंदाज में बोल रही थी। मैं रुककर उसे घूरने लगा। मैंने हैरतज़दा होने की अदाकारी की। फिर मैंने कहा, क्या हो गया तुम्हें डैनी? तुम्हारी एक बात भी मेरी समझ में नहीं आई। वो बोली, तुम लुइस ही हो ना? मैंने कहा, डैनी प्लीज, मुझे तुम्हारी जहनी हालत कुछ खराब महसूस हो रही है। क्या बात है? मैं पुरएतमाद कदमों से ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। डैनी का फ्लैट मैंने देखा हुआ था। वो बोली, तुम कहाँ से आ रहे हो लुइस? बताओ कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा, क्या ये सवाल मुनासिब है? वो बोली, ओ मेरे खुदा, इसका मतलब है कि वो सच्चा था। मैं आज तक परेशान हूँ, कुछ नहीं आया मेरी समझ में। फिर उसने मुझे वो कहानी सुनाई जिससे मैं बखूबी वाकिफ था, लेकिन मैंने उसकी बातों पर हैरत का इजहार किया। मैंने उसे पूछा, कैरेट का क्या हाल है? बोली, ठीक है, तुम्हारी वापसी का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा, क्या तुमने उसे तफसील बताई? बोली, हाँ। मैंने पूछा, क्या कहता है? वो बोली, खामोशी इख्तियार कर ली है। कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ डैनी के इस सिलसिले में तुम भी खामोशी इख्तियार करो। अभी मैं कोई कदम नहीं उठाना चाहता, सुकून से कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ तैयार करूं? मैंने कहा, सिर्फ कॉफी। और डैनी बाहर निकल गई। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। अच्छा चक्कर चला था ये भी। शहनाज मरजूका और दानिश रमजी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगा कि वो मुझे किस आतिश फिशां का रूप दे रहे हैं। अगर मैं होशियारी से काम न लेता तो बात ही बिगड़ जाती। कॉफी पीने के दौरान डैनी मुझसे गुफ्तगू कर रही और मैं उसकी बातों से अंदाजे लगाता रहा। ये ख्याल यकीन में तब्दील हो रहा था कि लुइस हार्बिन फार्मूले के चक्कर में ही तेल अवीव गया था, लेकिन फौरी तौर पर तंजीम को इस बारे में इत्तला देने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास। दूसरे दिन डैनी दोपहर को किसी काम से चली गई। मैं इस दौरान कुछ नए मंसूबे तरतीब दे चुका था। इन हालात में मेरा शहर में भटकना मेरे लिए खतरनाक हो सकता था, इसलिए डैनी के जाने के बाद मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में नंबर देखकर एक होटल में अपने लिए एक कमरा बुक करवा लिया। मेरा ख्याल था कि खामोशी से यहाँ से निकल जाऊंगा। कौन जाने ये मिस डैनी अंदर से क्या है। और फिर सोलिता मुझे कैरेट के बारे में थोड़ी सी तफसील बता चुकी थी। फिर कुछ देर के बाद मैं डैनी के फ्लैट से बाहर निकल आया। सड़क पर कुछ दूर पैदल चलता रहा, फिर टैक्सी की तलाश में निगाह दौड़ाई। कुछ दूर एक टैक्सी रुकी थी, लेकिन एक और आदमी उस टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी मेरे सामने से गुजरी थी, लेकिन जो शख्स उसमें बैठा हुआ था उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। हाँ, वो हार्बिन ही था। मैं सकते किसी कैफियत में खड़ा रह गया।
हार्बिन उन लोगों की कैद से आजाद हो गया था। वो वापस आ गया। ये बड़ी सनसनीखेज बात थी। शहनाज मरजूका और दानिश रमजी का क्या हुआ? एकदम जहन पर बेपनाह बोझ आन पड़ा था। क्या वो लोग किसी हादसे का शिकार हो गए? अगर ऐसा हो गया है तो मेरा बॉन्ड से निकलना भी दुश्वार हो जाएगा। मेरी मौजूदगी यहाँ गैर कानूनी हो जाएगी और पुलिस मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है। गोया यहाँ भी मुसीबतों का आगाज हो गया। अगर लुइस हार्बिन अभी तक उन लोगों से नहीं मिला है तो बहुत जल्द वो उनसे मुलाकात करेगा। कम से कम डैनी ब्राउनसन के बारे में मेरा ये अंदाजा था कि वो लुइस हार्बिन से बहुत बेतकल्लुफ है और लुइस हार्बिन यहाँ आने के बाद सबसे पहले उससे राब्ता कायम करेगा। चुनांचे ये बेहतर ही हुआ था कि मैंने डैनी ब्राउनसन का फ्लैट छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद लुइस हार्बिन का मामला मंजरेआम पर आ ही जाता और फिर डैनी के लिए ये फैसला करना जरूरी हो जाता कि हम दोनों में से असल लुइस हार्बिन कौन है, और जाहिर है मेरी शख्सियत मंजरेआम पर आ जाती। मैंने जो प्रोग्राम बनाया था अब उस पर अमल करने का मौका नहीं रहा था। मेरे लिए बेहतर यही था कि कहीं रूपोश हो जाऊं और उसके बाद आइंदा के लिए कोई फैसला करूं। ये निहायत उम्दा बात थी कि मैंने होटल में कमरा बुक करवा लिया था और अभी तक होटल नहीं पहुंचा था। ये कमरा मैंने एक फर्जी नाम से बुक करवाया था और होटल वाले नहीं जानते थे कि कमरा बुक करवाने वाला शख्स कौन है। अगर मैं होटल पहुंचकर अपना कमरा तलब करता तो मुझे उसमें कोई दिक्कत न होती। चुनांचे मैंने टैक्सी की तलाश में निगाहें दौड़ाईं। कुर्ब जवार में कोई टैक्सी नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा पैदल चलने के बाद मुझे टैक्सी मिल गई और मैं उसमें बैठकर होटल की तरफ चल पड़ा। सामान वगैरह मेरे पास मौजूद नहीं था, लेकिन उसका बंदोबस्त बाद में भी हो सकता था। चुनांचे मैं होटल पहुंच गया। होटल निहायत खूबसूरत था, बहुत वसी पार्किंग लॉट और उसके बाद उसका सदर दरवाजा शुरू होता था। मैं सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ और एक बड़े हॉल में पहुंच गया, जहां दोनों साइड पर रिसेप्शन काउंटर बने हुए थे। सामने ही चौड़ी सीढ़ियां ऊपर तक चली गई थी और उसके बाद होटल का मेन हॉल था। सीढ़ियों से ऊपर पहुंचना ही था कि दफतन ठिठक कर रुक जाना पड़ा। सोलिता चंद लोगों के साथ उसी जानिब आ रही थी और उन लोगों में मैंने मिस्टर स्मिथ को साफ पहचान लिया था। उन्होंने भी मुझे देख लिया और एक लम्हे के लिए मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। दूसरे ही लम्हे सोलिता तीर की तरह मेरी तरफ आई। मिस्टर स्मिथ भी तेज तेज कदमों से चलते हुए मेरे नजदीक पहुंच गए। सोलिता अदाकारी करते हुए बोली, ओ मेरे खुदा, मैं तुम्हें जिंदा सलामत देखकर किस कदर मसरूर हूँ। मिस्टर हार्बिन, तुम वाकई खैरियत से हो? मिस्टर स्मिथ ने कहा, सॉरी हार्बिन, तुम पर जो कुछ बीती मेरे लिए वो बेहद शर्मनाक है, लेकिन तुम देखोगे कि मैं इसके जिम्मेदार लोगों को किस तरह सजा देता हूँ। बल्कि यूं समझो उनका अंजाम तुम्हारे ही हाथों होगा। मैंने सवाल किया, क्या आप लोग वापस जा रहे हैं मिस्टर स्मिथ? मिस्टर स्मिथ ने जवाब दिया, हाँ, यहाँ एक जरूरी काम से आए थे, किसी से मुलाकात करना मकसूद था। ये खुशबख्ती है कि तुम यहाँ मिल गए। मैंने उर्दू में कहा, अफसोस, मेरी इससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। वो दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। बोले, क्या मतलब? मैंने कहा, कुछ नहीं, मेरा मकसद ये था कि मैं कुछ देर बैठना चाहता हूँ। स्मिथ ने कहा, तो ठीक है, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त रिफ्रेशिंग हॉल में गुजार लेते हैं। आओ सोलिता, मेरा ख्याल है मिस्टर हार्बिन को अब हम लोग अपने साथ ही रखेंगे, इनका अलग रहना मुनासिब नहीं होगा। मैं बादले नखास्ता उनके साथ हॉल में आ गया। एक मेज पर बैठने के बाद मिस्टर स्मिथ ने मशरूबात का ऑर्डर दे दिया। वो जानते थे कि मैं शराब नहीं पीता। सोलिता अजीब सी निगाहों से 2-3 बार मुझे देख चुकी थी और आंखों ही आंखों में मुझे होशियार रहने का इशारा कर चुकी थी। मशरूबात के बर्तन हमारे सामने आ गए और मैं खुश जायका मशरूब के छोटे छोटे सिप लेने लगा। मेरा जहन तेजी से मंसूबाबंदी में मसरूफ था और मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिससे उन लोगों से फिलहाल मेरी जान छूट जाए। मैंने उसे मुखातिब किया, सोलिता, उन लोगों के बारे में कुछ मालूम हो सका जो हमारी रिहाइश गाह पर हमलावर हुए थे? सोलिता ने मेरा मतलब समझकर जवाब दिया, अफसोस, उनमें से एक भी हमारे हाथ ना आ सका। मैंने कहा, आपके ख्याल में वो लोग कौन हो सकते हैं मिस्टर स्मिथ? स्मिथ बोला, उन्हीं में से कोई जो तुमसे फायदा हासिल करना चाहते हैं। उचक्के किस्म के लोग हैं, ऐसी हरकतों के सिवा और क्या कर सकते हैं। मगर मुझे ताजुब है कि उन लोगों को तुम्हारी इस रिहाइश गाह के बारे में कैसे इल्म हो गया। मैंने कुर्सी की पुश्त से टिक कर कहा, खुदा जाने। उस वक्त उन कमबख्तों से जान बचाकर निकल जाने की कोई तरकीब जहन में नहीं आ रही थी और मैं बड़ी बेबसी महसूस कर रहा था। मशरूब का गिलास खाली हो गया, लेकिन मेरे जहन में ऐसी कोई मौसर तरकीब नहीं आई जिससे मैं उन कमबख्तों से जान बचा सकता, और मजबूरन यही फैसला करना पड़ा कि थोड़ा सा वक्त इस तरह और गुजार लिया जाए और उसके बाद मैं उनके जाल से निकलने की कोशिश करूं। चुनांचे मैंने अपने रवैये में तब्दीली पैदा कर ली और घुल मिलकर उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर स्मिथ ने कहा, क्या ख्याल है, अब हम चलें? मैंने कहा, हाँ मिस्टर स्मिथ, मेरा ख्याल है किसी पब्लिक मकाम पर हमारा ज्यादा देर तक बैठे रहना मुनासिब नहीं है।
वैसे भी मैं बड़ी हिम्मत करके यहाँ तक पहुंचा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मिस्टर स्मिथ बिल की रकम मेज पर रख कर उठ खड़े हुए। थोड़ी देर के बाद मैं एक कैदी की तरह उनके साथ सफर कर रहा था। सोलिता मेरे साथ ही बैठी हुई थी। उसने एक दो बार मेरे पहलू में टहूके भी दिए। मकसद यही था कि मुझे ज्यादा मोहतात और होशियार रहना चाहिए। एक बार फिर हम उस इमारत में पहुंच गए जिसमें पहली बार मेरी मुलाकात मिस्टर स्मिथ से हुई थी। मिस्टर स्मिथ ने कहा, बेहतर यह है मिस्टर हार्बिन कि अब आप यहीं क़याम करें। आपके लिए ये मुनासिब तरीन जगह है और वैसे भी आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सोलिता आपका पूरा पूरा ख्याल रखेगी। सोलिता से जब तन्हाई में मेरी मुलाकात हुई तो उसने एक लंबी सांस लेकर कहा, मुसीबत ही बन गई थी। शुक्र है कि तुम दोबारा मिल गए। मैं तुम्हारे लिए इस कदर परेशान थी कि बयान नहीं कर सकती। मैंने कहा, मगर तुम्हारे वो मिस्टर टक के आदमी नाकाम क्यों हो गए सोलिता? वो बोली, वहां सूरत हाल कुछ ऐसी पेश आ गई थी, मैं भी ठोकर खाकर गिर गई, फिर तुम गायब हो गए। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में मुसलसल तरद्दुद का शिकार रहा। मेरा ख्याल था तुम जख्मी हो गई हो, लेकिन उस वक्त मेरा वहां से निकल जाना ही बेहतर था क्योंकि सूरत हाल अजीबो गरीब हो गई थी। सोलिता ने जवाब दिया, तुमने अच्छा किया, वैसे मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, मगर अब क्या प्रोग्राम होगा? वो बोली, कुछ वक्त कान दबाकर यहाँ रहना होगा और उसके बाद मौका पाकर हम निकल चलेंगे। मैंने कहा, लेकिन क्या अब हमारी निगरानी और शदीद नहीं हो जाएगी? क्या यहाँ मिस्टर स्मिथ के आदमी नहीं होंगे? वो बोली, होंगे, लेकिन हम उनका एतमाद कायम रखेंगे। उन्हें अभी तक मुझ पर कोई शुबा नहीं हो सका। उन हमला आवरों के बारे में वो तहकीकात कर रहे हैं जिन्होंने हमारी रिहाइशगाह पर शदीद किस्म की जंग लड़ी थी। वहाँ कई आदमी जख्मी हो गए थे। दूसरे दिन तकरीबन 11:30 बजे एक और दिलचस्प वाकया पेश आ गया जिसने हालात में जबरदस्त तब्दीली पैदा कर दी। मैं और सोलिता अपने कमरे में बैठे गुफ्तगू कर रहे थे कि दफतन मिस्टर स्मिथ के 2 आदमी हमारे पास पहुंच गए। उनमें से एक ने कहा, आप दोनों जरा तशरीफ लाइए, और सोलिता चौंक कर उसे देखने लगी। क्यों, क्या बात है? वही शख्स बोला, मिस्टर स्मिथ ने आपको तलब किया है। और सोलिता मेरी तरफ देखकर उठ खड़ी हुई। मैं सनसनी महसूस किए बगैर न रह सका था। ताहम सोलिता के साथ उस बड़े हॉल में दाखिल हो गया जिसकी तरफ हमारी रहनुमाई की गई थी, और बड़े हॉल में पहुंचने के बाद मैंने जो कुछ देखा उसने एक लम्हे के लिए मेरा खून रगों में मुंजमद कर दिया। लुइस हार्बिन हमारे सामने मौजूद था। वो एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उससे थोड़े फासले पर मिस्टर स्मिथ मौजूद थे और मजीद चंद अफराद लुइस हार्बिन को रिवॉल्वरों से कवर किए खड़े थे। मिस्टर स्मिथ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहा, लीजिए मिस्टर हार्बिन, मुलाहिजा फरमाइए, आप 1 से 2 हो गए। मैंने हैरान होने की अदाकारी करते हुए कहा, ये कौन है? लुइस हार्बिन मेरी तरफ बगौर देख रहा था। फिर मिस्टर स्मिथ ने कहा, इसका कहना है कि ये लुइस हार्बिन है। मैंने चंद कदम आगे बढ़कर लुइस हार्बिन के सामने पहुंचते हुए कहा, खूब खूब, अगर ये लुइस हार्बिन है तो मैं कौन हूँ? मेरी हालत अंदर से बेहतर नहीं थी, लेकिन अपने आप को संभाले रखना जरूरी था। इस तरह मैं सिचुएशन पर काबू पा सकता था। फिर कहा, हाँ डियर लुइस हार्बिन, मेरा तो कोई जुड़वा भाई भी नहीं है, तुम कहाँ से नाजिल हो गए? लुइस हार्बिन खुश्क होंठों पर जबान फेरने लगा। मुझे उसका ये अंदाज अजीब लगा। उसे तो मुझसे ज्यादा निडर होना चाहिए था, इसलिए कि वो असल था और मैं नकल, लेकिन मुझे वो शख्स खासा खौफजदा नजर आ रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए फिर कहा, कौन हो तुम और तुमने मेरा ये रूप क्यों इख्तियार किया है? वो हकला कर रह गया। वो मैंने गरज कर कहा, जवाब दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो शख्स कांपने लगा। उसने भर्राए हुए लहजे में कहा, मैं एक मामूली सा आदमी हूँ जनाब। कुछ रकम के इवज मैंने आपका रूप इख्तियार कर लिया था। इन लोगों ने मुझे $5000 मुआवजे के तौर पर पेश किए थे। मैंने कहा, क्या मतलब? वो बोला, मैं बेकसूर हूँ जनाब, इससे ज्यादा मेरा और कोई कसूर नहीं है कि मैं ये शक्ल इख्तियार करके घूमता रहा। बस उन्होंने मुझे यही हिदायत की थी। मिस्टर स्मिथ बगौर उसका चेहरा देख रहे थे। फिर उन्होंने अपने एक साथी से कहा, एमोनिया की बोतल लेकर आओ। चंद लम्हे के बाद अमोनिया की बोतल वहां पहुंच गई जिस पर साइफन लगा हुआ था। मिस्टर स्मिथ ने अपने हाथ से साइफन की फुहारें उस शख्स के चेहरे पर मारी और प्लास्टिक के टुकड़े उसके चेहरे से उतरने लगे। मेरी हैरत दो चंद हुई जा रही थी। ये सब कुछ मेरे लिए गैर मुतवक्के था, यानी कोई और भी था जो इस मेकअप में घूम रहा था। अगर साइफन की चंद फुहारें मेरे चेहरे पर भी मार दी जाएं तो मिस्टर स्मिथ को पागल होना पड़ेगा। उस वक्त मेरी जहनी हालत बेहद अजीब थी। उस शख्स का असल चेहरा नुमाया हो गया था और मैं खुद को अब किसी हद तक पुरसुकून महसूस कर रहा था। वो खदशा भी दूर हो गया था कि शहनाज मरजूका और दानिश रमजी किसी हादसे का शिकार हो गए हैं। ये कोई और ही चक्कर था, असल लुइस हार्बिन ये भी नहीं था। To
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।